Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new chapter called as Measures of Dispersion. Now, what exactly we understand by the term dispersion? It is the variation in data or the extent of the variation in data is called as dispersion. Now, this dispersion is based on few of the conditions, that is based on certain measures of central tendency. So, a numeric value based on given data which gives an idea about the magnitude of dispersion is called as measures of dispersion. The variation in data can be measured by measures of dispersion. Various measures of dispersion are, we have first one as the range, second one as quartile deviation or semi-interquartile range, third one is variance, and fourth one is standard deviation. Now range is the first measures of dispersion. So यहाँ पे we'll see first measures of dispersion में it is range, and range का मतलब होता है it's L minus S. L minus S का मतलब क्या होगा? Where L is your largest observation, S is your smallest observation. और you can say यहाँ पे where L is equal to लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन बोला या लार्जेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, एंड एस मतलब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन या स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बट देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पार्ट बिकॉज दिस कंसीडर ओनली द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब खाली सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू ही कंसीडर करता है. सो देयरफॉर वी हैव a second method which somehow overcomes this method, and we say that method is called as quartile deviation. Now name itself suggests it is based on quartiles का part. Yes, quartile deviation बोलेंगे, और we say it is called as semi interquartile range. यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ये जो है इट वॉज ओनली द एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड इसमें जो है वो बेस्ड होगा हमारे मिडल 50% वैल्यूज पे. मिडल 50% मतलब Q3 एंड Q1 होगा, उसका जो डिफरेंस है वो, एंड वो डिवाइड बाई 2 होता है, इसलिए उसको बोला जाता है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल मतलब Q1 एंड Q3 पे बेस्ड, एंड सेमी मतलब उसका आधा. So Q3 minus Q1 upon 2, this will give me what? My quartile deviation का वैल्यू. मतलब यहाँ पे quartile deviation को डिनोट करते हैं by QD, and this is equal to ये हो जाएगा Q3 minus Q1 upon 2, and यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ where Q3 minus Q1 ये जो है this is my interquartile range, ये है मेरा interquartile range. इसको समहाउ रिलेट कर सकते हैं. इधर L मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन था. अच्छा, तो क्वार्टाइल में सबसे लार्जेस्ट वाला क्वार्टाइल कौन सा रहेगा? तो इट्स Q3. सो ये Q3 हो गया. इधर S था स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्वार्टाइल में सबसे छोटा वैल्यू मतलब Q1. सो Q3 माइनस Q1 इज कॉल्ड एज इंटरक्वार्टाइल रेंज, एंड उसका आधा मतलब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. इसलिए सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलो या क्वार्टाइल डिविएशन बोलो, इट इज वन एंड द सेम. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट. एंड अभी क्वार्टाइल डिविएशन के लिए ये क्वार्टाइल्स के वैल्यूज ढूंढने होंगे, एंड ये क्वार्टाइल्स के वैल्यू ढूंढने के लिए वी हैव सीन पार्टीशन वैल्यू एज अ चैप्टर. सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑल दिस चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड. सो चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पे बेस्ड चैप्टर नंबर 3 है. चैप्टर नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होता है. And there are certain conditions from this which are there in the next year as well, that is 12th standard में भी है SYJC. So all these are interconnected chapters, so concept clear करके रखना बहुत जरूरी है. Yes, and for this I'll request you all to do one thing. जैसे जैसे chapters होते जाते हैं वैसे you make one summary book जिसमें chapters के सारे formulas and सारे basic conditions जो होते हैं वो नोट डाउन करने का.
because that will help you for your final exams. क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको पूरा पोर्शन होता है ऑलमोस्ट हर कॉलेज में. सो ये चीज ध्यान में रखना है. यू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट इज कॉल्ड एज समरी बुक. समरी बुक मतलब उसमें सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज उसमें ही रहेंगे. सो लास्ट मिनट पे वो पढ़ने का, लास्ट मिनट रिवीजन वाला बुक रेडी हो जाएगा अगर हमने ये स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट किया तो. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट. सेकंड कंसेप्ट हो गया. नाउ थर्ड कंसेप्ट जो है दैट इज वेरिएंस. एंड ये जो वेरिएंस है we denote that as v of x and we denote that by sigma square. इसको बोला जाता है सिग्मा स्क्वायर. एंड सिग्मा स्क्वायर के कंडीशंस है इट्स 1 upon n summation of x square minus x bar the whole square. Yes, we also have sigma square is equal to 1 upon n summation of x minus x bar the whole square. Yes, ये हो जाएगा फॉर रॉ डेटा. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेरिएंस का वैल्यू फॉर रॉ डेटा. यस, ये मेरा मेन हेडिंग हो जाएगा. और यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर एक्स बार नॉट एन इंटीजर. एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर एक्स बार एन इंटीजर. मतलब ये साइड तब जानेगा जब एक्स बार का वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू, मतलब विदाउट डेसिमल, तो ये साइड पे जानेगा. एंड अगर एक्स बार का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये साइड पे जानेगा. ये हो गया मेरा फॉर रॉ डेटा. वैसे ही यहां पे आ जाएगा फॉर discrete data. This is sigma square is equal to 1 upon n summation of x square f. अरे x square f बोलो या f x square बोलो, it is one and the same. Minus x bar the whole square. Yes, इधर आ जाएगा 1 upon n summation of f into x minus x bar the whole square. उसके बाद ये जो है वो डिस्क्रीट डेटा रिलेटेड हुआ. एंड इधर मैं लिखूंगा फॉर ग्रुप डेटा. इधर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ x स्क्वायर f माइनस x बार द होल स्क्वायर. दिस इज 1 अपॉन n summation of f into x minus x bar the whole square. ये हो जाएगा मेरा सिग्मा स्क्वायर. बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इधर हम लिखेंगे कि रॉ डेटा है तो उसका x बार जो है उसका वैल्यू क्या होता है, सो इट इज समेशन x अपॉन n आ जाएगा. अगर डिस्क्रीट डेटा है तो उसका x बार का वैल्यू क्या होता है, सो वी हैव समेशन xf अपॉन समेशन ऑफ f और n बोलते हैं. दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोले कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इसकी हो गया. एंड यहाँ पे भी x बार का वैल्यू होता है समेशन xf अपॉन समेशन f और n बोल सकते हैं. यस, तो ये हो गया वेरिएंस का कंसेप्ट. एंड देन वी हैव फोर्थ पार्ट एज स्टैंडर्ड डिविएशन. जिसको डिनोट किया जाता है बाय SG which is equal to sigma. एंड इधर मैं एक लिखूंगा the positive square root of variance is called as standard deviation. Now along with this we should also do one thing. See, ये सब बेसिक चीज हो गया.
दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज विच आर रिक्वायर्ड. बट बेसिक फॉर्मूलाज के लिए हर पार्ट के लिए मतलब कभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये बहुत जरूरी है. एंड फॉर दिस यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है फॉर एक्स बार नॉट एन इंटीजर एंड अगर मुझे वेरिएंस ढूंढने बोला है तो ये फॉर्मूला आएगा. रॉ डेटा रहेगा तो, डिस्क्रीट रहेगा तो ये, एंड ग्रुप डेटा रहेगा तो ये. एंड अगर एक्स बार का वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो वी गो फॉर दिस एज योर रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. बट इसके साथ में ही हम लोग ये भी चीज सीख लेंगे कि अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो कॉलम्स क्या आएंगे. सो इधर हमारे कॉलम्स आ जाएंगे एज एक्स एंड एक्स स्क्वायर. यस, ये केस में दो ही कॉलम्स आएंगे. अगर डिस्क्रीट डेटा का क्वेश्चन है तो कॉलम्स क्या आएंगे, इट इज एक्स आएगा, एफ मतलब ये ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, यहां पे आ जाएगा एक्स एफ और आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ. सेम कंडीशन यहां पे ये केस के लिए, दैट इज ग्रुप डेटा के लिए, इधर आ जाएगा क्लास इंटरवल, उसके बाद क्लास मक जो एक्स का काम करेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्स एफ और उसके बाद एक्स स्क्वायर एफ. मतलब इस केस में दो कॉलम्स, इस केस में 1 2 3 4 कॉलम्स, इस केस में 1 2 3 4 5 कॉलम्स. सेम वे अगर ये कंडीशन है तो इसके कॉलम्स आ जाएगा एज एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा एक्स फॉलोड बाय एक्स एफ फॉलोड बाय एक्स माइनस एक्स बार फॉलोड बाय एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एंड फॉलोड बाय एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. यस, ये कॉलम सीख लिया ना, बहुत इजी हो जाएगा सम्स वगैरह सब सॉल्व करने को. इसलिए ये कॉलम्स भी लिख के बता रहा हूं यहाँ पे कि कौन से कंडीशन में क्या क्या कॉलम्स आएंगे. देन यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा. उतना सिंपल हो जाएगा. सो सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, वहां से क्लास मार्क ढूंढो, मतलब एक्स ढूंढो, फिर एफ रहेगा, एक्स और इधर एफ है तो इधर एक्स एफ आएगा, उसके बाद आएगा एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आएंगे. यस, इधर 1 2 3 4 5 कॉलम्स. उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 मतलब इधर 3, इधर 5 और इधर 7. इधर 2 है, इधर 4 है और इधर 5 है, ये एडिशनल कॉलम है. सो दिस इज योर वेरिएंस का कंसेप्ट. ये क्वार्टाइल डिविएशन मतलब ये पूरी तरह क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है. एंड क्वार्टाइल्स फॉर रॉ डेटा, फिर डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा, यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन दैट इन व्हाट पार्टीशन वैल्यू. सो वो तो वहीं का रिवीजन पार्ट जैसा हो जाएगा. सो ये हो गया, ये तो बहुत सिंपल है, L माइनस एस होगा, रेंज वाला पार्ट भी हो गया. And then we have standard deviation as the fourth. So standard deviation is sigma is the positive square root of variance is called as standard deviation here. So ये हमारे main 4 concept है of based on what measures of dispersion. So till now whatever we have seen, we'll make a note of this part. ना हमने जो लास्ट कंसेप्ट देखा था दैट वाज स्टैंडर्ड डिविएशन. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने क्या बोला था, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन. मतलब जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है मतलब इनडायरेक्टली वेरिएंस भी ढूंढना है. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन में वी हैव वन कंसेप्ट कॉल्ड एज कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के लिए कंबाइंड मीन भी ढूंढना पड़ेगा. इसलिए मैंने कंसेप्ट का नाम क्या दिया है, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन.
सो कंबाइंड मीन, यस, इसको XC बार से भी डिनोट किया जा सकता है. And we write XC bar is equal to N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus N2. मतलब अगर मेरे पास एक ग्रुप है and I have another group, एक ग्रुप का एवरेज दिया है, सेकेंड ग्रुप का भी एवरेज दिया गया है, उसमें कितने लोग हैं वो भी दिया है, फर्स्ट ग्रुप का भी एवरेज और उसमें कितने लोग हैं वो दिया है, और मुझे टोटल ओवरऑल ग्रुप का एवरेज चाहिए. तो मुझे क्या करना होगा, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. मतलब अगर ये दो ग्रुप रह गए तो तीन रह गए, तो N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार हो जाएगा, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा उस केस में. बट इधर ये चीज समझना है कि ये जो N1 X1 बार है ना, दिस इज सेम एज समेशन X1, दिस इज सेम एज योर टोटल ऑफ X1, एंड N2 X2 बार जो है दैट इज सेम एज योर टोटल ऑफ X2. कैसे? तो ये देखो, बेसिक फॉर्मूला से अगर हम जाए तो हम बोलते हैं X बार इज इक्वल टू समेशन X अपॉन N. सपोज इधर फर्स्ट ग्रुप के बारे में बोल रहे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N1 X1 बार. ये दो कहना इसे इधर भी तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी तो समेशन X1 आएगा, वही लिखा ना यहाँ पे. सो वो एक्चुअली आता यही से है. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि ये जो लिखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर टोटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर टोटल ऑफ द सेकेंड ग्रुप. कैसा है वो यहाँ पे मैंने समझाया था अभी. सो ये हो गया मेरा कंबाइंड मीन का कंसेप्ट. अब ये कंबाइंड मीन था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज कंबाइंड मीन. ठीक है. अब आता है यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. एंड ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वी डिनोट एज सिग्मा सी, एंड ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. नाउ सी, N1 और N2 का मतलब तो क्या होता है कि ये तो है आप लोगों का जो दो अलग अलग ग्रुप का डेटा दिया रहेगा, उसमें कितने ऑब्जर्वेशंस है वो, इधर भी वही हुआ, ये भी वही हुआ. अभी सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 मतलब क्या होता है, इट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, एंड सिग्मा 1 स्क्वायर किया मतलब वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा. सिग्मा 2 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, एंड सिग्मा 2 स्क्वायर किया मतलब इट इज वेरिएंस ऑफ द सेकेंड ग्रुप का स्क्वायर. अब ये D1 एंड D2 ये कुछ नया चीज है. सो यहां पे भी राइट कि N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप. यस, ये N2 आ जाएगा, इट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप. यस, उसके बाद क्या बोला था, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. सिग्मा 2 यह जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ द सेकेंड ग्रुप.
एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे d1 इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा x1 बार माइनस xc बार, d2 इज इक्वल टू x2 बार माइनस xc बार। इसका मतलब क्या होता है, x1 बार मतलब मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप माइनस कंबाइंड मीन, xc बार मतलब कंबाइंड मीन, x2 बार माइनस xc बार। अभी यहाँ पे d1 है d2 है बराबर है, पर मुझे मालूम है ये टर्म यहाँ पे जब फॉर्मूला में यूज हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे x1 बार माइनस xc बार बोलूं या xc बार माइनस x1 बार बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है। बट बेसिकली ये डिफरेंस ऑफ द मीन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का और कंबाइंड वाले का। सो ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट। ठीक है, सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। नाउ we have the next concept as coefficient of variation. इसको बोला जाता है as what? C dot V, CV. So what is this? Is equal to sigma upon x bar into 100. ये sigma मतलब standard deviation, ये x bar मतलब mean होता है. So mean upon standard deviation into 100, that will give you what? Your value of coefficient of variation. And basically coefficient of variation helps us in finding the variability of the two distributions. मतलब ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए काम आता है। समझो एक ग्रुप दिया है और दूसरा ग्रुप दिया है, ठीक है, दोनों ग्रुप का CV निकाला, एंड अगर CV ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मोर देन CV ऑफ द सेकेंड ग्रुप, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज मोर वेरिएबल देन द सेकेंड ग्रुप। मतलब ये CV पे बेस्ड देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर बेस्ड। एक होता है समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? स्टेबिलिटी। फिर होता है कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटी, होमोजीनियस डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है। सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कि ये CV का कंडीशन हो गया, मतलब ये परसेंटेज में आंसर देगा, एंड यहाँ पे फॉर कंपैरिजन ये यूज होता है CV। ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं लेसर द वैल्यू ऑफ CV, हायर इज द कंसिस्टेंसी। फिर आएगा यहां पे ये लेस लिखा था उसको लेसर लिखते हैं, यहां पे भी लिखते हैं लेसर द वैल्यू ऑफ CV, हायर इज द स्टेबिलिटी। फिर आएगा लेसर द वैल्यू ऑफ CV, हायर इज द होमोजीनियसिटी ऑफ द डेटा। फिर इधर आएगा लेसर द वैल्यू ऑफ CV, ये आ जाएगा लेसर इज द वेरिएबिलिटी। इधर आ जाएगा लेसर द वैल्यू ऑफ CV, lesser is the heterogeneity। सो ये लेसर हुआ तो हायर, लेसर तो हायर, लेसर तो हायर, ये लेसर ये भी लेसर है, ये लेसर तो ये भी लेसर है। यस, यहाँ पे कंडीशंस लिखे हैं कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, होमोजीनियसिटी, वेरिएबिलिटी एंड हेटेरोजीनियसिटी।
एंड कभी कभी हमें क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड CV ये नहीं दिया रहेगा, they'll ask compare the stability, they'll ask check the consistency. ये कंडीशंस आ गया मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन आ गया मतलब इट इज इनडायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढने के लिए कभी कभी सिग्मा का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा, एक्स बार का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा. नहीं दिया रहेगा तो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड व्हाट, एक्स बार मतलब मीन ढूंढना पड़ेगा. एंड वी नीड टू आल्सो फाइंड व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन. यस, मीन मतलब एक्स बार होता है, एक्स बार फॉर रॉ डेटा, फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा हम लोग ने ऑलरेडी समरी में आगे देखा हुआ है. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट देखा है कि हाउ टू फाइंड दोस वैल्यूज, सिग्मा का वैल्यू. ठीक है, सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we have seen the concept part. Now we'll start with the questions based on this. So we start with the first exercise, that is exercise 2.1. Question number 1. Find the range of the following data: 575, 609, 335, 280, 729, 544, 852, 427, 967, 250. Now find क्या बोला है, range. And can I say what is the formula for range? L minus S. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ here the largest observation या largest value is equal to smallest value is equal to, and यहाँ पे range is equal to L minus S. ये मतलब ये फॉर्मेट रेडी हो गया. अब चेक करते हैं गिवन डेटा जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है. यस, वो है 967 एंड सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है 250. सो इट इज 967 minus 250. यस, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 6, तो ये 1 हो गया और ये 7. So 717. ये हो गया first question. Now we start with the next question, that is question number 2. The following data gives number of typing mistakes done by Radha during a week. Find the range of the data. Day फिर दिया है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Number of mistakes 15, 20, 21, 12, 17 and 10. So again over here, see, इसके पहले तो कॉमा कॉमा करके ही डेटा दिया था फर्स्ट सम में. In the second sum, the condition is given in a tabular format. But tabular form में जो क्वेश्चन में कंडीशन उसमें डे लिखा है मतलब मंडे टू सैटरडे, एंड फिर नंबर ऑफ मिस्टेक्स लिखा है. मतलब कहना है सर अगेन ये खाली एक ही कंडीशन है. यहाँ पे कोई अच्छा ऐसा नहीं दिया नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, वो कुछ नहीं लिख के दिए. इसका मतलब दिस इज दो इट इज गिवन इन अ टेबुलर फॉर्मेट बट स्टिल इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉ डेटा. एंड रॉ डेटा के लिए हम बोलेंगे कि रेंज का जो फॉर्मूला है एंड कंडीशन है कि लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढो, और यहाँ पे अगेन वी राइट रेंज इज इक्वल टू L minus S. सो लार्जेस्ट वैल्यू कितना है इन द एंटायर डेटा? द लार्जेस्ट वैल्यू इज 21 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10. ये हो जाएगा 21 minus 10, ये हो जाएगा 11. यस, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन हो गया. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर. फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा. Classes 62 to 64, 64 to 66, 66 to 68, 68 to 70, 70 to 72. Frequencies दिए 5, 3, 4, 5, 3. So याद रखना है यहाँ पे जो डेटा है that is group data.
कैसे पता चला? क्योंकि क्लासेस मतलब क्लास इंटरवल दिए हैं वहां, क्योंकि ऐसा बोला है 62 to 64, 64 to 66, मतलब क्लास इंटरवल्स दिए हैं। तो याद रखना है कि फॉर दिस यर वी राइट इट एज नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे लार्जेस्ट वैल्यू मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कंसीडर किसको करना है? वी नीड टू कंसीडर द लार्जेस्ट वैल्यू एज जो भी हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट। सो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, सो जो डेटा दिया है उसमें लास्ट क्लास इंटरवल जो है वो है 70 to 72, तो 72 बिकम्स द अपर लिमिट ऑफ दैट। सो यहां पे ये 72 हो जाएगा। नाउ यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू, अभी स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब क्या है? जो भी हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, अच्छा तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 62 to 64 दिया है, यस, तो उसका लोअर लिमिट क्या हुआ? 62। सो जो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल है दैट बिकम्स माय स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो ये हो जाएगा 72 माइनस 62, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 10। इधर लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, यस दिस इज फॉर रेफरेंस, क्या लिखेंगे यहां पे रेफरेंस के लिए? अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, एंड इसके लिए क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। Yes, so now we'll make the note of what? 2.1 का first, second and the third question. Please make a note of this. Now you all have made a note of this. So with this we end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session, that will help you for the next session. Thank you.